नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एशिया के सबसे बड़े बांधों में शुमार टिहरी झील में आयोजित तृतीय टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का समापन हो गया है। समापन मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में खेल को लेकर बुनियादी ढांचे की तेजी से विकास हो रहा है, तो वही कई बातों का जिक्र किया। वहीं सीएम धामी ने 3 घोषणाएं भी की, जिसमें टिहरी मेडिकल कॉलेज की सड़कों का हाट मिक्स किया गया और साथ ही वही टिहरी में खेल मैदान और मल्टी पार्किंग बनाई गई, जहां पर टीएचडीसी के सीएमटी आरके बिश्नोई ने टिहरी में एक खेल अकादमी की स्थापना के साथ ही जो है स्थानीय युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे। टिहरी डैम में पीएसपी महत्वपूर्ण योजना है, जहां पर 250 मेगावाट को 4 मशीनें काम करेंगी। देश की यह सबसे बड़ी योजना है जिस पर भारत सरकार का विशेष ध्यान है। इस परियोजना का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करेंगे। कम से कम पॉलिथीन यूज हो, इस प्रकार के सारे क्रम हम करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे प्रदेश के युवाओं में एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेगा, उनके अंदर आगे आने की भावना को जागृत करेगा। साथ ही इसके माध्यम से हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और अधिक मजबूत बना सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में बड़ा एक्शन हुआ है। ब्लॉक लेवल पर अफसरों की तैनाती की गई है, जिसमें 59 अपर सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि सीएम धामी प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और 2025 तक सीएम का लक्ष्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, जिस पर दिशा में लगातार काम हो रहा है। और इसी के तहत सीएम द्वारा ब्लॉक लेवल पर अफसरों की तैनाती की गई है, ताकि जनता से सीधा संपर्क साधा जा सके, उनकी समस्याओं को निस्तारण किया जा सके और उनके सुझाव को लिया जा सके। निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो लगातार प्रदेश कैसे आगे बढ़े, प्रदेश का विकास कैसे तेजी से हो, इसको लेकर के लगातार वो कार्य करते रहे हैं। वो चाहे स्वयं के उनके जिलों के प्रवास के कार्यक्रम हो या सचिवों को जिलों का प्रभारी सचिव बनाने का विषय हो, और उत्तराखंड में 100 साल पुराने 2 आयुर्वेद कॉलेजों की जल्द ही कायाकल्प होगी। इसमें से एक ऋषिकुल कॉलेज के उच्चीकरण का मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार को भेजने के लिए उत्तराखंड ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और वहीं केंद्र सरकार का रुख इस संबंध में बेहद सकारात्मक है। इसी तरह 100 साल पुराने गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज पर भी सरकार की नजरें बनी हुई है। हालांकि अभी जो है इसका विचार बेहद प्राथमिक स्तर पर है और अभी शासन स्तर पर निर्णय लेना बाकी है। वही उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी के अनुसार केंद्र के सकारात्मक रुख को देखते हुए पूरी उम्मीद है कि जल्द ही ऋषिकुल कॉलेज का उच्चीकरण हो जाएगा। और इसी तरफ केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा का कहना है कि उत्तराखंड के प्रस्ताव पर कार्रवाई गतिमान है और मंत्रालय का रुख सकारात्मक है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आयुष से जुड़ी हर गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का भी इस संबंध में राज्य को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आयुष के संबंध में उत्तराखंड के जो भी प्रस्ताव है उन पर जल्द ही जल्द मुहर लग जाएगी। हाल ही में प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए महिला प्रेरक समूह का गठन किया गया। इसका अब शिक्षा विभाग ने फीडबैक लिया और इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा
झरना कमठान ने कहा है कि हमने SCCRTC और समय शिक्षा के साथ ट्रेनिंग आयोजित की, जिसमें जनपदों से मास्टर ट्रेनरों को बुलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर स्कूलों की कमेटी के लिए मॉनिटरिंग का काम करेंगे, जिन्हें समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि महिला प्रेरक समूहों पर नजर रखी जा सके। देखिए, इसमें हमने एक नवाचार के रूप में महिला प्रेरक समूहों का गठन किया गया था विद्यालयों के स्तर पे। तो अभी हमने उसका फीडबैक भी जनपदों से लिया है और अभी हाल में ये ट्रेनिंग भी आयोजित करी थी ये SCRT के द्वारा और समग्र शिक्षा के द्वारा, जिसमें हमने जनपदों से मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया था। उन मास्टर ट्रेनर्स का काम मुख्य रूप से मॉनिटरिंग का होगा, जो हमारे विद्यालय के स्तर पे कमिटीज होती हैं। अगली खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। बता दें कि प्रदेश में 102 नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए OBC आरक्षण नियमावली मंजूर हो चुकी है और अब इन निकायों में OBC की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण तय होगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि नियमावली अब जारी हो चुकी है, लेकिन नियमावली को जारी करने में कहीं न कहीं जो भी खामियां थी, इसलिए देर हो रही थी। और बीजेपी जनता की पार्टी है, जहां पर बीजेपी हर तरह के चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, जिस प्रकार से निकाय चुनाव में डिले इसी वजह से हो रहा था कि वो नियमावली OBC आरक्षण को लेकर नहीं तैयार हो पा रही थी, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उनको अब सौंप दिया गया राज्यपाल जी को और जल्द ही अब निकाय चुनाव की डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। और नगर निकाय चुनाव के लिए OBC आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। सभी नगर निकायों में OBC आरक्षण का रोस्टर अब इस नियमावली के तहत लगेगा। इसका शहरी विकास निदेशालय प्रस्ताव तैयार करेगा। राज्य के 102 नगर में चुनाव के लिए OBC आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है और अब इस नियमावली के हिसाब से भी सभी निकायों में OBC आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इस महीने की आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान 2-3 बार बदले, अभी यह मानकर नहीं चल सकते कि यह किसान सही है, कितना सही, और साथ ही ऑब्जेक्शन का समय भी कितना मिलता है, ये भी देखने को वाली बात होगी। और वही आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव में इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत एक सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से OBC आरक्षण लागू किया जाना है। 2018 के निकाय चुनाव तक सभी निकायों में 14% OBC आरक्षण लागू था, जो कि इस बार बदलने जा रहा है और अब निकायों में OBC आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय होगा। नोटिफिकेशन के बाद अभी ऑब्जेक्शन का टाइम आएगा, उसके बाद किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं हमारी नजर उस पर भी है और कोई कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा ये भी आने वाला समय बताएगा। मुझे क्योंकि जिस तरीके से मंत्री जी 2 या 3 बार अपने बयान बदले और प्रेस को जो बयान दिया उसके अगेंस्ट उन्होंने जो एफिडेविट है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया था, तो अभी बहुत ज्यादा भरोसा मैं नहीं कर रहा। और इस बीच आपको बताते चले कि अब लगातार सियासत का हलचल पैदा हो गया और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा शीतकालीन चारधाम यात्रा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नजर नहीं आ रहा है और करण माहरा ने पूर्व सीएम हरीश रावत के काम की सराहना की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा 2013-14 से चली आ रही है। साल 2014 में हरीश रावत ने गढ़वाल मंडल विकास निगम में होम स्टे छूट देने की बात कही थी और साथ ही साथ हरीश रावत के द्वारा सब्सिडी भी दी गई है। कांग्रेस के द्वारा तो उस समय लोकल उत्पादों जैसे मंडवा और झांकुड़ा जैसे स्थानीय उत्पादों से प्रसाद बनाने पर भी जोर दिया जा रहा था। शीतकालीन यात्रा तो 2013-14 से चल रही है और इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशीमठ आ चुके हैं और यहां तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के
और पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली ने बताया कि इसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपालन में जनपद के सभी न्यायालयों जिसमें कि कोटद्वार, पौड़ी, लैंसडाउन, श्रीनगर, रात, धूमाकोट में लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसमें जनपद में लंबित मुकदमों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें दीवानी, फौजदारी, राज्य स्वावाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकारात्मकवाद, बिजली और जल बिल से जुड़े मामलों पर समाधान होगा। इसके साथ ही चेक बाउंस और प्री लिटिगेशन वैवाहिक विवादों जैसे मामलों का समाधान भी किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 14 दिसंबर 2024 को, जो कि दिन द्वितीय शनिवार है, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, उसी के अनुपालन में हमारे राज्य के इस जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न केवल हमारे जिला मुख्यालय में बल्कि जो हमारे बाह्य न्यायालय है उसमें कोटद्वार है, श्रीनगर है, धूमाकोट है, लैंसडाउन है, इन सभी न्यायालयों में भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड को मत्स्य पालन का हब बनाने को लेकर सरकार जोर दे रही है, जिसे लेकर सरकार मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में कोल्ड रनिंग वाटर में ट्राउट फिश उत्पाद को बढ़ाया जाएगा और साथ ही फिश के लिए प्रदेश भर में कोल्ड चेन बनाया जाएगा ताकि आसानी से अन्य राज्यों में इसे भेजा जा सके। हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 30 साल में 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी, हमको मिली है। और मैं केंद्र सरकार की का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने पिछले 3 साल में किए हैं, जिसकी वजह से हमको अवार्ड मिले हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देव स्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मानव और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सभी मूलभूत ढांचागत सुविधाएं तैयार की जा चुकी हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोच की सुविधा की दी जा रही है और इसी के साथ खेल एथम और खेल आइकॉन शुभंकर टॉर्च लॉन्चिंग और उत्तराखंड की संस्कृति दर्शाते हुए जो है लॉन्चिंग होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे, उस निर्देश में काम करते हुए कल मेरा दिल्ली जाना हुआ और दिल्ली जाने में माननीय केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी से मुलाकात रही। मनसुख मंडाविया जी के साथ मुलाकात में उनको 15 तारीख जिस दिन हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम है, लॉन्चिंग प्रोग्राम का तात्पर्य राष्ट्रीय खेलों के निमित्त 5 हमारे ऐसे महत्वपूर्ण सिंबल भी हैं, 5 हमारे ऐसे महत्वपूर्ण पिछले विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में उत्तराखंड को धीरे धीरे मद्य निषेध की ओर ले जाने का वादा जो है भाजपा सरकार ने किया था, लेकिन प्रदेश के शराब व्यवसाय के ऊपर भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की और वहीं शराब बिक्री में जगह जगह ओवर रेटिंग की समस्या भी सामने आ रही है। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी के तमाम प्रयास के बाद भी ओवर रेटिंग समाप्त नहीं हो रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवाड़ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार प्रदेश को शराब मुक्त करना चाह रही है, लेकिन इस काम में नाकाम साबित हो रही है। भाजपा ने अपने कार्यकाल का 7 साल से अधिक का समय पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के शराब माफियाओं पर नकेल कसने का कसम सरकार ने नहीं किया है। देखिए, 7 वर्षों से शासित है भाजपा। इन 7 वर्षों में चाहे अवैध शराब माफिया हो, चाहे अवैध खनन माफिया हो, निश्चित रूप से अगर ये पोषित हो रहे हैं, अगर इनको संरक्षण प्राप्त है तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इनके समस्त मंत्रीगण, विधायकगण, समूची सरकार निश्चित रूप से इस पूरे माफिया तंत्र को पोषित किए हुए है। और उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए पुलिस विभाग जल्द ही एक्शन प्लान तैयार करने जा रही है और इसके तहत विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारी को एसओपी बनाने में निर्देश दिए गए हैं, जहां पर साथ ही शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस विभाग शीतकालीन यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए कार्य योजना पर काम कर रहा है। चारधाम में शीतकालीन प्रवास की यात्रा के ट्रैफिक प्लान और सुरक्षित यात्रा से संबंधित एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों को एसओपी तैयार करने के लिए कहा गया है। पुलिस महानिदेशक दीपक कमेट ने विभिन्न जिलों के एसएसपी और एसपी की बैठक की है। इसमें देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए अधिकारियों के ऐलान करने के लिए कहा गया है। खास बात यह है कि अधिकारियों को संबंधित जिलों से एक राजपत्रित स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां
पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में कौशल विकास योजना में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए स्वराज सेवा दल ने पूरे मामले की सीबीआई जांच किए जाने की मांग की और निदेशक कौशल विकास को ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई की सीबीआई की जांच के करने का आदेश सौंपा है। इस दौरान ज्ञापन देने में प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्वरोजगार और स्वावलंबी बनाने अपने सहित कौशल विकास की कई योजनाओं में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं निदेशक कौशल विकास संजय खेतवाल ने बताया कि संबंधित मामले में पूर्व में न्यायालय में वाद चल रहा है और इस संबंध में ज्ञापन देने आए लोगों को भी अवगत कराया गया है। हमारी तमाम बहन बेटी हैं, जो उत्तराखंड के हमारी तमाम बहन बेटी हैं, युवा हैं, इनके साथ कौशल विकास और पंचायती राज जैसे तमाम विभागों में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, जो पहले हमने पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार के जानकारी में दे दिया। उसके बाद हमारे कुमाऊं मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष नैनीताल और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ज्ञापन देकर अवगत कराया गया, लेकिन इन लोगों के सरकार के और इन अधिकारियों के कान से जू नहीं रहेंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। इस पूरे प्रकरण में आप इस तरीके से नजर बनाए रखे हुए हैं और उत्तराखंड की जब शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड इसलिए नहीं बनाया गया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाए। उत्तराखंड इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पे की बहन बेटियां सेफ रहें। मेरी खाली अकेली जिम्मेदारी नहीं, आप सभी उत्तराखंड वासियों की, हर नागरिक की जिम्मेदारी आत्मदाह की। अगर सरकार, ये प्रशासन द्वारा जो इतना बड़ा करप्शन हुआ है, 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है और उसके बाद न्याय नहीं मिल रहा है, ये आज का जांच नहीं है, जांच विषय बहुत दिनों से चल रहा है और माननीय न्यायालय ने भी बोला है। जो आज ज्ञापन भी इन स्वराज सेवा दल के लोगों द्वारा दिया गया है, इनकी शिकायत है कि जो कौशल विकास की योजनाएं चल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार की इनके द्वारा शिकायत की गई है और प्रकरण काफी पुराना बताया गया है कि इसमें जांच भी नहीं की गई है। तो इसमें यह अवगत कराना है कि जो विभाग की प्रक्रिया है, जो गाइडलाइन है, और खटीमा क्षेत्र पंचायत सभागार में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर निवर्तमान ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुख को जो है प्रशासक बनाए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया गया। इस मौके पर उपस्थित समस्त ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ढोल नगाड़ों के साथ मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। वहीं उपस्थित लोगों ने निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी को प्रशासक नियुक्त किए जाने पर फूल माला पहनाकर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी से मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री धामी का ये फैसला महत्वपूर्ण पर्व ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के फैसले से क्षेत्र में रुके हुए और अधूरे विकास कार्यों का लक्ष्य अब पूरा हो जाएगा। आज हमारे इस प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को प्रशासक के रूप में पुनः जिम्मेदारी दी गई। उसी के उपलक्ष्य में आज ब्लॉक सभागार में स्वागत समारोह का प्रोग्राम किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान जहां पे पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद किया गया, जो एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है और इस फैसले से
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।